हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपकी क्लास सक्सेस संकल्प में। आज हम एक यूनिक मुद्दे पर बात करेंगे कि जो महिलाएं हैं या महिला सशक्तिकरण पर जब हम निबंध लिखते हैं या एक महिला होने के नाते हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए संविधान में क्या प्रावधान है। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी बात को डेडिकेट है कि महिलाओं के लिए संविधान में कौन कौन से आर्टिकल का प्रावधान किया गया है और कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या तथ्य दिए गए हैं जो महिलाओं को संदर्भित करते हैं। इससे पहले हमने निबंध पे बात की थी। वो एक हस्तलिखित निबंध था जिसके कारण कुछ पॉइंट्स हाईलाइटेड करना था। इसीलिए मैंने ये पॉइंट्स लिया है जिससे जब भी आपको निबंध लिखना हो या जानकारी रखना हो, ये टॉपिक सिर्फ एक निबंध या जानने के लिए नहीं, एक नागरिक होने के लिए भी जानना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं कि संविधान में महिलाओं से संबंधित कौन से आर्टिकल दिए गए हैं। यहाँ जो आप फिगर देख रहे हैं ये कौन है? तो ये श्रीमती विजया राहटकर है। जैसा कि हम जानते हैं कि रेखा शर्मा का स्थान लिया था श्रीमती विजया राहटकर ने। ये कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ये महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या कहती हैं? तो महिला सशक्तिकरण के बारे में इनका कहना है कि अपने जीवन में हर निर्णय में बराबरी का अधिकार और आत्मविश्वास देना। तो बराबरी का अधिकार अपने निर्णय में देना और आत्मविश्वास देना। जब एक महिला अपने पैरों पर खड़ी होती है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है और अपनी आवाज बेझिझक उठा पाती है, तो इसका प्रभाव सिर्फ उनके जीवन तक सीमित नहीं रहता, वह पूरे परिवार, समाज और देश की मजबूती बनाती है। ये किसने कहा था? तो श्रीमती विजया राहटकर ने कहा हुआ है। इस तथ्य को हम कहीं भी कोट कर सकते हैं और अपनी जानकारी के लिए भी जान डाल सकते हैं, जान सकते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का क्या विचार है महिला सशक्तिकरण के बारे में। उनका कहना है कि बराबरी का अधिकार हो, आत्मविश्वास के साथ क्या वो अपने काम को कर पाए, और एक महिला जब खड़ी होती है तो न केवल क्या परिवार खड़ा होगा, इवन दो समाज और देश दोनों मजबूत होगा। तो ये कोटेशन या कह सकते हैं इनके विचारों को हम कहीं भी डाल सकते हैं और देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि संविधान में कौन सा आर्टिकल है और किस आर्टिकल में महिलाओं के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो प्रस्तावना है वो हम सभी जानते हैं कि प्रस्तावना में क्या कहा गया है। प्रस्तावना में कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक न्याय। तो प्रस्तावना को कोट करते हुए हम इस बात को लिख सकते हैं कि जो भारत का संविधान है उसमें भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रावधान किए गए हैं। और उसमें क्या स्वतंत्रता और समानता के जो अधिकार दिए गए हैं वो न केवल किसी वर्ग के लिए अपितु पूरे समाज को समर्पित किए गए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रस्तावना है जिस पर ये विचार दिए गए हैं। उसे हम जान लिए कि प्रस्तावना क्या कहता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और उसके साथ ही विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो समाज के सब लोगों के लिए दिया जाता है। मतलब महिला के लिए भी आप प्रावधानों के तहत उसे देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 14। सबसे पहले प्रावधान में कहा गया कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे। तो जो हमारा आर्टिकल 14 है भारतीय संविधान का, वो क्या कहता है? उसमें संदर्भित किया गया है कि कानून के समक्ष जितने लोग हैं वो क्या है, सभी समान रूप से, असमान रूप से क्या है, वो चाहे पुरुष हो या फिर महिला हो, सभी को क्या समान अधिकार दिए गए हैं। मतलब लिंग के आधार पर कोई भी भेद नहीं है, सभी को कानून के समक्ष एक समान अवसर और समान कार्य का सब अधिकार। तो ये अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष क्या होंगे, ये नहीं देखा जाएगा कि कौन किस जेंडर का है, उसमें समानता का भाव दिखाई देगा। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट में कि आखिर क्या उसमें क्या प्रावधान किया गया है किसमें, अनुच्छेद 15 में। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है हमारा? अनुच्छेद 15(1) में है कि लिंग के आधार पर
भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब जेंडर के अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी का प्रावधान नहीं किया गया है, इक्वालिटी का प्रावधान है कि जेंडर के आधार पर भेदभाव का निषेध है और इक्वालिटी की बात की गई है। तो 15(1) की बात भी हम कर सकते हैं। जब हम महिला को संसद से संबंधित आर्टिकल देखें कि 15(1) में कहा गया है कि जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। उसके बाद है आर्टिकल 15(3)। इसमें क्या है, जब ये बात कह दी गई कि लिंग, जगह, देश वेश के अनुसार क्या विभेद नहीं किया जाएगा, उसके बावजूद भी आर्टिकल 15(3) क्या करता है, पूरी तरीके से डेडिकेट होकर और रीजनेबल डिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार होगा। मतलब जेंडर के अकॉर्डिंग कोई विभेद नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकमस्टांसेस के अनुसार महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान संविधान के तहत किए जाने का प्रावधान आर्टिकल 15(3) में किया गया है। उसके बाद हमारे पास है आर्टिकल 16, जिसमें क्या है, सरकारी नौकरियों में समान अवसर की बात की गई है। तो वो महिला हो पुरुष हो किसी भी जेंडर का हो क्या हो, तो आर्टिकल 16 प्रावधान करता है कि सभी को नौकरियों में समान अवसर दिया जाएगा। और सरकारी नौकरियों में ऐसा प्रावधान भी है कि किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। उसके बाद आर्टिकल 21, हम सभी जानते हैं कि ये जीवन को गरिमा और सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। तो ये जो जीने का अधिकार है वो आर्टिकल 21 कहता है कि सभी को गरिमा, सुरक्षा और सम्मान के साथ अपना जीवन जीने का अधिकार है। आर्टिकल 23 में क्या प्रावधान है, कहता है कि जबरन श्रम नहीं कराया जा सकता, मानव तस्करी को रोका गया है और जबरन श्रम पर निषेध किया गया है। और ये भी मुद्दा महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है कि किसी को बलपूर्वक किसी कार्य के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल 23 है जो क्या कहता है कि बालात श्रम का निषेध किया गया है। कोई भी कार्य किसी के द्वारा क्या स्वेच्छा पूर्वक ही किया जाएगा, बलपूर्वक किसी कार्य को करवाने का निषेध आर्टिकल 23 में प्रावधान किया गया है, जिससे महिला सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। तो ये हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण थे। उसके बाद कुछ और आर्टिकल है जिसे देखते हैं हम, कि यहाँ पर आर्टिकल अगर 39(a) की बात की जाए तो 39(a) क्या कहता है, 39(a) में प्रावधान किया गया है कि सभी को, महिला या पुरुष सभी को समान विधिक सहायता दी जाएगी। ये समान विधिक सहायता में विशेषकर गरीबों के लिए शामिल किया गया था, लेकिन उसमें गरीबों के साथ महिलाओं के लिए भी प्रावधान किया गया है। गरीब पुरुष हो और महिला हो, उन सबको शामिल करके सभी के लिए क्या समान विधिक सहायता की जाएगी। मतलब यदि ऐसा कोई इंसान है जिसके पास न्याय के लिए संघर्ष के लिए न्याय के लिए संघर्ष का मुद्दा का अभाव है, ऐसी स्थिति में आर्टिकल 39 क्या करता है, उसे मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है, जिससे वो अपने न्याय के संघर्ष को आगे बढ़ा सके। उसके बाद समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। नीति निदेशक तत्व में ये दिया गया है, जो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है वह किसके लिए, कि अगर किसी भी कार्य को महिला या पुरुष करते हैं तो उन्हें उस कार्य से संदर्भ संदर्भ में क्या होगा, समान वेतन दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इस आर्टिकल को स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा समान पारिश्रमिक समान पारिश्रमिक अधिनियम अधिनियम 1976 भी लाया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बात करें कि समान कार्य के लिए समान वेतन, तो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 की भी बात कर सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जेंडर के आधार पर जो वेतन का भेदभाव किया जाता है उसे खत्म किया गया था। तो इसी के जो खत्म किया गया था, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसके बाद भारत सरकार की ओर से समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को लाया गया और समान कार्य के लिए समान वेतन के प्रावधान को स्थापित
कर दिया गया था। अब आइए बात करते हैं हम लोग कि कार्यस्थल पर न्याय संगत मानवीय पारिस्थितिक एवं प्रसूति अवकाश का प्रावधान। तो आर्टिकल 42 क्या करता कहता है? आर्टिकल 42 मातृत्व मातृत्व के गुण को भी प्रमोट करता है। उन्हें क्या कहता है? उन्हें समान रूप से अवसर मिले इसके लिए उन्हें छुट्टियां दी जाती, उन्हें अवकाश प्रदान किए जाते हैं, जिससे क्या वो महिला क्या है कि अपने घर को भी और अपने कार्यालय स्तर के मध्य न्याय संगत कार्य कर सके। तो उन्हें प्रसूति के दौरान अवकाश का प्रावधान आर्टिकल 42 करता है। इसके साथ ही कार्यस्थल पर न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों का भी प्रावधान आर्टिकल 42 करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति कार्य करने गया हो और पता चले कि वहां की परिस्थितियां ऐसी थी जहां पर इंसान का सांस लेना मुश्किल हो जाए। तो इसे क्या किया गया था? इसके लिए भी प्रावधान किया गया था कि आर्टिकल 42 कहता है कि जो कार्य स्थल होगा वहां की जो दशाएं होंगी वो मानवीय परिस्थितियों के अनुकूल होंगी, तभी महिला या व्यक्ति क्या है किसी कार्य को कर सकता है। तो आर्टिकल 42 का भी हम सब सपोर्ट लेंगे कि उसमें प्रसूति अवकाश और कार्यस्थल पर न्याय संगत मानवीय दशाओं का प्रावधान महिलाओं के लिए किया गया है। इसके बाद हमारे पास जो आर्टिकल है वो है 51E। 51E क्या कहता है? किसी को भी गरिमा के साथ, किसी भी महिला को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है और कहता है कि सम्मान के विरुद्ध जो प्रथाएं चल रही हैं उन्हें त्याग करना नागरिक का कर्तव्य होगा। मतलब ऐसी प्रथाएं जो महिला सम्मान को दूषित करती हैं और महिला सम्मान को प्रभावित करती हैं, चाहे वो प्राचीन काल से चली आ रही हो या परंपराओं में चली आ रही हैं, ऐसे किसी भी प्रैक्टिसेस का क्या किया जाए? समाज के साथ समाज को त्याग करना होगा। तो इसका प्रावधान किसमें किया गया है? 51AE में ऐसा प्रावधान किया गया है कि जो समाज की कुरीतियां हैं, जो परंपराएं हैं, जो महिला गरिमा को प्रभावित करती हैं, उनका अंत कर दिया जाए। उसके बाद इस हमने देखा कि इतने आर्टिकल है, उसके बाद भी समय समय पर क्या होता रहा था? प्रावधान किए जाते रहे हैं, जिससे क्या हो, आरक्षण के प्रावधान के द्वारा महिलाओं को सशक्त किया जा सके। तो हम जानते हैं कि पंचायती राज अधिनियम 1992 में भी, 1992 और 93 में भी क्या प्रावधान किया गया कि महिलाओं को क्या किया जाए? आरक्षण दिया जाए। तो महिलाओं के आरक्षण का अगर पंचायती राज में बात किया गया है कि पंचायती राज के तहत स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत है? तो ये 243D के तहत जो है वो पंचायती राज में प्रावधान किया गया है। पंचायती राज में 33% महिला आरक्षण का प्रावधान है। वहीं पर अगर नगर पालिका पर बात करें तो नगर पालिका के तहत वो नगर पालिका में 33% जो आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, उसके लिए जो आर्टिकल है वो है 243T। तो 243T के तहत महिलाओं को भी आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। तो स्थानीय निकायों पे क्या कर रहे थे? तो वहां पर तो जो प्रावधान था पंचायती राज का, उसमें तो 92 में ही प्रावधान ला दिया गया था और 24 अप्रैल से क्या हो गया था? लागू हो गया था। लेकिन जो संसद था, संसद के लिए संघर्ष चलता रहा कि संसद में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया जाए। तो अभी हाल ही में 2023 में लोकसभा विधानसभा में क्या हुआ था? महिलाओं के लिए 128वां 128वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था 2023 में, जिसे लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास करके 33% क्या किया गया? महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब ये लागू कब होगा? तो जब हमारा होने वाला है, जनगणना होने वाली है 2027 में, तो उस जनगणना के बाद जो सीमांकन होगा, वैसे भी संविधान में वो एक संशोधन के द्वारा 2026 तक क्या हुआ था? सीमांकन को रोक दिया गया था। अब 2026 के बाद जो हमारी जनगणना होगी उसके बाद सीमांकन किया जाएगा परिसीमन आयोग के द्वारा। उसके बाद ये आरक्षण क्या होगा? जो अभी बनकर तैयार हुआ है वो लागू किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे संविधान में हमने देखा
कि प्रस्तावना से लेकर हमारे आर्टिकल 14, 15 और उसके बाद नीति निदेशक तत्व तक, और जीवन के अधिकार में, उसके बाद पंचायती राज आरक्षण में, और नगर पालिका के आरक्षण और संसद के आरक्षण तक विविध ऐसे प्रावधान हैं जो महिलाओं को क्या करते हैं, सशक्त बनाते हैं। ये प्रावधान इसलिए अनिवार्य हो जाते हैं कि परीक्षाओं में तो आते ही रहते हैं, लेकिन एक सामान्य जानकारी के रूप में भी ये सारे आर्टिकल और जो अधिनियम है वो मानव के लिए उपयोगी है। इसके पहले हमने निबंध में चर्चा की थी, इसीलिए मुझे लगा कि ये थोड़े हाईलाइटेड पॉइंट है। हम कभी भी परीक्षाओं में निबंध लिखने जाएं, चाहे वो महिला से संबंधित हो या किसानों से संबंधित हो या बाल श्रम से संबंधित हो, यदि हमारे पास कुछ सरकारी आंकड़े और सरकारी फैक्ट होते हैं तो वो हमारे निबंध को चार चांद लगाते हैं। इसी बात को ध्यान देते हुए जब हमने निबंध का टॉपिक कर लिया तो महिला से संबंधित आर्टिकल आपके साथ अलग से डिस्कस किया, जिससे जब आप अपनी रचनात्मकता अपने निबंध में उतारे तो आपके पास अपने तथ्यों को साबित करने के लिए संविधान का सपोर्ट होगा, तो आपका निबंध आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा और वो आप तक आपको परिणाम तक ले जाएगा। इसके बाद हम लोग किसानों की समस्या वाले निबंध पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।